बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण जो कि यूनिट फर्स्ट 10th क्लास से है, मैं उसे लेकर पुनः आपके सामने आया हूं, क्योंकि इसका एक लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर एक चर्चा की थी या उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे और ये कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में हम इस पूरी यूनिट के बारे में आप लोगों को पढ़ा दें। तो हमने आपको ये बताया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले एक अभिक्रिया हमने आपके लिए बताई थी संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन शब्द का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके या आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन और इस पर जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है CO2 और ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हो रही है। इसके अलावा हमने कुछ अन्य संयोजन अभिक्रियाएं भी आपको बताई हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद दो या उससे अधिक नए पदार्थों का भी निर्माण कर लेते हैं। इनमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया हमने आपको बताई थी कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण नाम की एक क्रिया होती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण नाम की एक क्रिया होती है क्योंकि प्रकृति में हरे पौधे जो हैं उनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक इसलिए कहा जाता है, ये भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, लेकिन बाकी संसार के जितने भी प्राणी हैं वो हेटेरोट्रॉप्स की श्रेणी में आते हैं या विषम पोषण के अंतर्गत उनका पोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में हरे पौधों में जो होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, हम इसे बता चुके हैं। तो देखिए, हरे पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहां मैं लिखे दे रहा हूं सूर्य। तो पुनः इसे देख लेते हैं। सनलाइट, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है और पौधों में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। तो पौधों में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का कार्य इस अभिक्रिया में जो सूर्य ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ट्रैक करने की जो पावर होती है या उसको एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है, होल्ड अप करने की, तो वो पावर क्लोरोफिल में होती है। और ये सूर्य की ऊर्जा के द्वारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो एक दूसरे से संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। यद्यपि इसमें दो पदार्थों ने संयोग किया है, दो पदार्थों ने क्रिया की है और दो ही नए पदार्थों का निर्माण किया है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के संगठन जो नए बने पदार्थ हैं उनके हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए एक संयोजन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी के अंतर्गत यह अभिक्रिया आती है। इसे बायोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कह सकते हैं
क्योंकि ये जीवधारियों के अंदर होती है, यानी ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, यानी जीव शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है वो है वियोजन अभिक्रियाओं। संयोजन के बाद फिर आ जाता है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं, तो वियोजन अभिक्रियाएं, और इनके लिए हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनके लिए कह सकते हैं वियोजन अभिक्रियाएं या विघटन अभिक्रियाएं। ये बे अभिक्रियाएं होती है। अगर इनकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन या वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इन अभिक्रियाओं में कोई एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें हम वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर वियोजन अभिक्रियाओं में हम कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट या फिर SO4। फेरस सल्फेट इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसमें जो आयन होते हैं फेरस सल्फेट में, वो एक तो इसमें या फिर डबल प्लस आयन होता है, इसे फेरस कहते हैं क्योंकि आयरन की दो आयनित अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसमें एक फेरस होता है और एक जो है वो या फिर ट्रिपल प्लस यानी कि फेरिक होता है। तो जिस पर 3 वैलेंसी लगी होती हैं, 3 पॉजिटिव चिन्ह लगे होते हैं, उसको हम फेरिक कहते हैं और इसको हम फेरस कहते हैं। सल्फेट SO4 जो है इसको सल्फेट कहा जाता है और इस पर 2 माइनस की वैलेंसी चार्ज यानी 2 चार्ज इस पर मौजूद होता है नेगेटिव का। तो ये दोनों जब मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, तो चूंकि यौगिक जो बना है वो किसके संयोग से बना है, फेरस मूलक है इसमें, और दूसरा मूलक जो है वो सल्फेट मूलक है। अगर इस फेरस सल्फेट नाम के यौगिक को गर्म कर दिया जाए, इसको हम गर्म कर देते हैं। देखिए फेरस सल्फेट जो है ये कुछ हरे रंग का होता है, इसके क्रिस्टल जो है हरे रंग के होते हैं, लेकिन अगर इसको गर्म करो तो धीरे धीरे ये कलरलेस क्रिस्टलों में बदलता चला जाता है और इसमें कंपाउंड बन जाता है Fe2O3 और साथ में इसमें कुछ मात्रा बनती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा बनती है इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें फेरस सल्फेट का विघटन होता है या वियोजन होता है। गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 3 पदार्थ में प्राप्त होते हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये गैसीय अवस्था में होता है और ये भी गैस है, और ये जो है ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में ये होता है। तो ये तो पदार्थ में मिलता है और ये दोनों गैसें यहां से गर्म करने पर बाहर चली जाती हैं। लेकिन इस रिएक्शन को हम देखें तो ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस की स्थिति में नहीं है, यानी संतुलन की स्थिति में नहीं है। तो संतुलन की स्थिति में यहां देखिए आयरन का एक परमाणु यहां पर देखने को मिल रहा है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन यहां पर 4 है। यहां पर सल्फर हमें 2 देखने को मिल रहे हैं, आयरन 2 देखने को मिल रहे हैं और ऑक्सीजन हमें 6 देखने को मिल रहे हैं। 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8 देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां से समीकरण को, तो इसमें 2 आयरन हो जाएगा, 2 सल्फर हो जाएगा और 4 जो है वो सल्फेट 8 ऑक्सीजन यहां पर हो जाता है। इसके बाद यदि हम दूसरे एक एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी विघटन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक नाम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें
कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यदि गर्म कर दें, खूब तेज गर्म करते हैं और तेज गर्म करने पर ये टूट जाता है CaO और प्लस CO2। यहां से जब CO2 गैस बाहर निकल जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड फिलहाल यहां शेष बचता है जो हमें दिखाई देता है, और इसके लिए हम क्विकलाइम या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और इस बिना बुझे चूने का जो रासायनिक नाम होगा वो इसके सूत्र के हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम कह सकते हैं। तो रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और बाकी साधारण नाम की अगर बात करें तो क्विकलाइम या बिना बुझा चूना इसको बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी जल के साथ संयोग करता है या जल के साथ वो एक संयोजन अभिक्रिया करता है। ये मैंने एग्जांपल शायद पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल H2O, और कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है, अगर इसमें जल मिला दे तो जल मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो हमारे लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा चूना हमें मिल जाएगा। आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसके विलयन से दीवारों पर सफेदी की जाती है। जो मकान की दीवारें होती है भवनों की, उन पर सफेदी करने के लिए प्रयोग में किस पदार्थ का विलयन प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें विलयन की तो विलयन किस पदार्थ का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि जल में विलयन बनाया जाता है, सफेद रंग का विलयन होता है। तो उस सफेद रंग के विलयन से दीवारों पर सफेदी करने का काम किया जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये जो है ये संयोजन अभिक्रिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक इसका अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अन्य एग्जाम्पल में एक यौगिक होता है, सफेद रंग का ही क्रिस्टलीय पदार्थ है, और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें से एक लाल भूरे रंग की गैस निकलती हुई नजर आती है, खूब अच्छे से दिखाई भी देती है, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यहां पर हमें पीबीओ जो है ये पीबीओ प्राप्त होता है। पीबीओ को हम लेड ऑक्साइड या फिर लिथार्ज के नाम से भी जानते हैं, और बाकी यहां इसमें बन जाता है NO2 और प्लस बन जाता है O2। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और लेड ऑक्साइड यानी लिथार्ज बनता है। तो इस रिएक्शन को अगर वैलेंस की बात करें तो यहां पर 2 कर लेते हैं, और जब 2 इसे हम करेंगे तो नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो जाते हैं, या इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन टोटल नंबर हमारे पास हो जाता है यहां पर ऑक्सीजन हमारे पास हो जाता है 2, 4 दूनी 8, 10 और 2 12। तो 2 3 6 और 6 दूनी 12। इस तरह से हम इसे संतुलित कर लेते हैं। यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एक भूरे रंग की गैस है,
जो अगर इसे हम परख नली में गर्म करें तो ये निकलती हुई हमें दिखाई देती है, और ये वियोजन अभिक्रिया का भी एक अच्छा उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया के बाद अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी कैटेगरी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की तीसरी अभिक्रिया हो जाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, या इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके लिए हम कह सकते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है और उसके आयनों के साथ संयोग करके एक नया यौगिक बनाता है, तो अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक पदार्थ का उसके विलयन से किसी अन्य पदार्थ के द्वारा विस्थापित हो जाना या विलयन से विक्षेपित हो जाना, वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। जैसे इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की एक कील डाल दी जाए, कॉपर सल्फेट नीले रंग का एक पदार्थ होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का एक पदार्थ होता है। तो नीले रंग का पदार्थ है, अगर इसका जलीय विलयन हम बनाते हैं तो वो विलयन भी नीले रंग का होता है। तो विलयन भी नीले रंग का होता है, और इस विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल दें तो विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। विलयन का रंग धीरे धीरे नीले से कलरलेस वो होने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है कि आयरन के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का विस्थापन हो जाता है। तो FeSO4 यहां बन जाएगा और कॉपर यहां से विस्थापित हो जाएगा। कॉपर यहां से विस्थापित हो जाएगा। इसके बाद अगर इसी प्रकार की अभिक्रिया का हम एक अन्य उदाहरण देखें डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन चलो यहां पर थोड़ी बात करते हैं। कॉपर सल्फेट जो है बाजार में ये तूतिया या नीला थोता के नाम से हमें मिल जाता है, और इस प्रयोग को जो अभिक्रिया लिखी हुई है यानी उसका विलयन बना करके थोड़ा बाजार से आप ले सकते हैं, विलयन बना सकते हैं। लोहे की उसमें कोई कील डाल सकते हैं, तो लोहे की कील डालने पर आप धीरे धीरे कुछ समय बाद देखेंगे कि विलयन का नीला रंग जो है वो धीरे धीरे गायब होता चला जाता है, और कॉपर उस पे आपको जो जली विलयन है उसमें आपको कॉपर कुछ तैरता हुआ नजर आएगा। तो आगे दूसरी रिएक्शन हम देखें कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है AgNO3। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन है, और इस विलयन में कॉपर की कोई छड़ हम डाल दें, तो कॉपर की छड़ हम डालेंगे तो विलयन में धीरे धीरे नीला रंग प्रकट हो जाएगा। वैसे सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है ये लगभग कलरलेस होता है, हल्का सा कालापन जरूर थोड़ा इसमें महसूस होता है, लेकिन वैसे लगभग ये कलरलेस होता है। लेकिन जब कॉपर की छड़ इसमें हम डालेंगे तो विलयन धीरे धीरे जो है वो नीले रंग का होता चला जाएगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉपर के द्वारा सिल्वर का विस्थापन हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट विलयन से। तो ये बन जाएगा CuNO3 का
होल ट्वाइस, और यहां पर Ag, और संतुलन के लिए यहां पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो बनने वाला नीले रंग का कंपाउंड यानी विलेन में मौजूद रहेगा उसका नाम है क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो इतनी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन में देख सकते हैं। देखिए, विस्थापन की कुछ नियमावली है वो अलग है। इसका सिस्टम ये होता है कि जब आप अगले लेशन में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता, उनके इलेक्ट्रोड विभव, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इस श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थान रखती है, यानी जो धातुएं श्रेणी में ऊपर स्थित हैं, वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके विलयनों से विस्थापित कर देती हैं, ऐसा सिद्धांत है। तो यहां पर इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन आयरन के द्वारा किया गया है। तो आयरन का स्थान इस श्रेणी में ऊपर है और कॉपर का नीचे है। जैसे आयरन और कॉपर में बात करें तो आयरन यहां ऊपर है और कॉपर नीचे है। इस दूसरी रिएक्शन में अगर बात करें तो कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है। तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसके बाद एक अन्य प्रकार है अभिक्रिया का, और जिसके लिए हम कहते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो पहले हम ऑक्सीकरण की बात कर लेते हैं, या साथ साथ दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, आपकी बुक में यहां पर ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीकरण लिखा गया है, और रिडक्शन के लिए अपचयन, और ऑक्सीकरण के लिए एक टर्म और है उपचयन। तो कौन सी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण और अपचयन के अंतर्गत आती हैं? ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें, यदि हम ऑक्सीकरण की बात करें तो पहले हम ऑक्सीकरण को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी किसी भी तत्व के साथ या किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि वह ऑक्सीकरण की क्रिया है। और अपचयन वह क्रिया है जिसमें किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण। यद्यपि इसके और क्राइटेरियाज भी हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ने के, कि जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना। इसमें अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे की रिवर्स हैं। दूसरे अगर हम और आगे पढ़ते हैं, ये बात की बात है कि जैसे धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो इंक्रीज कर रहा है कहीं पॉजिटिव वैल्यू में, तो वो रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के अंतर्गत आएगी। जैसे मान लीजिए कि Fe डबल प्लस है, इसके ऊपर डबल प्लस चार्ज हो रहा है, यानी फेरस आयन है, और फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में चेंज हो रहा है, Fe3 प्लस में ये चेंज हो रहा है। तो Fe3 प्लस में जब चेंज हो रहा है, रिएक्शन को अगर हम वैलेंस करेंगे, इसके चार्ज को वैलेंस करेंगे, तो चार्ज को वैलेंस करने के लिए जिधर पॉजिटिव ज्यादा होते हैं उधर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। उधर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। तो हम इससे इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं
कि जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो रिएक्शन किसकी होगी, ऑक्सीडेशन की होगी। ठीक। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो संयोग होगा वो भी ऑक्सीडेशन। अब इसको अगर हम उल्टा करके देख लें, या एक चीज और इसमें देख लें कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से अलग हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी एलिमेंट से या किसी भी पदार्थ से बाहर जा रहे हैं यानी निकल रहे हैं, तब भी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग होते हैं। अगर रिडक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन जुड़ता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, इसको उल्टा कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोग करते हैं। तो ऐसा हम इन अभिक्रियाओं में पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ अन्य एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर एक सबसे सरल एग्जाम्पल है कि C+O2 एरो CO2। तो इस अभिक्रिया में आप देखोगे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है और संयोग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। और तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ऑक्सीडेशन। और इसके बाद दूसरे रिएक्शन की अगर हम यहां बात करें तो हमारे पास एक पदार्थ है CuO प्लस H2 और इसमें प्रोडक्ट बन जाता है Cu प्लस H2O। आप यहां देखेंगे कि ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है यानी कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो यहां कॉपर अलग हो रहा है और जल बन रहा है। हम केवल इस पॉइंट के लिए जो रिएक्टेंट साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसे हम देखेंगे। कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का यहां पर अपचयन हो जाता है। दूसरा अपचयन में भी देखेंगे कि हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन अलग होगा। तो हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन अलग भी हो रहा है। तो ये जब दोनों कार्य हो रहे हैं तो ये क्रिया किसकी कहलाएगी, तो ऊपर वाली क्रिया लिखी हुई है ये ऑक्सीकरण की क्रिया है और नीचे जो क्रिया लिखी हुई है वो अपचयन की क्रिया है या रिडक्शन की क्रिया है। तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी रिडक्शन की। ठीक, ये क्रिया जो है ये रिडक्शन की क्रिया हो जाएगी। इसके बाद फिर यहीं पर इसी टॉपिक में एक बात और आती है, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस देखिए कुछ अभिक्रियाएं ऐसी देखने को मिलती हैं जिनमें दो पदार्थ एक दूसरे से क्रिया करते हैं और एक दूसरे से क्रिया करने पर एक पदार्थ का उनमें ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है। आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा, आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा कि धातुएं जो हैं वो उनके ऑक्साइड अयस्कों से अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती। तो देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी इनमें रिडक्शन भी हो रहा है और इनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे उसे अगली यूनिट में कि धातुओं का निष्कर्षण
उनके ऑक्साइड अयस्कों से या सल्फाइड अयस्कों से अपचयन विधि के द्वारा किया जाता है। तो जैसे ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड का हम कोक के द्वारा अपचयन कराते हैं, तो अपचयन कराने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां बन जाती है। आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन अलग होती है तो उसका अपचयन हो जाता है। देखिए यहां पर इस पदार्थ का क्या हुआ, अपचयन, यानी किसका हुआ, रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिसके कारण यह कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। तो अब हम यहां पर कार्बन का क्या कह सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीडेशन इसको हम कह सकते हैं। इसे हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार जिंक ऑक्साइड और कोक की जो क्रिया होती है जिसमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं, तो ये क्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और रिएक्शन में इसमें एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एक कंपाउंड होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, और MnO2 जो है इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के द्वारा इसे हम HCl के साथ इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर इसमें एक हरे पीले रंग की गैस निकलती हुई हमें दिखाई देती है। तो इसमें कंपाउंड बन जाता है MnO2 और इसमें कंपाउंड ये बनता है MnCl2 और प्लस इसमें बनता है H2O और इसमें बन जाता है Cl2। तो यहां इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये रिएक्शन संतुलित हो जाती है और यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड और 4HCl इन दोनों की क्रिया हो रही है और ये मैग्नस क्लोराइड और जल और क्लोरीन 3 चीजें यहां पर बनती हैं इस क्रिया में। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। देखिए जहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो और आपको ये पहचान करनी हो कि इनमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसे समझ सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां HCl है हमारे पास और HCl का इसमें चेंज हो रहा है किसमें, Cl2 में। HCl का चेंज जो है वो Cl2 में हो रहा है, यानी क्लोरीन इसमें बन रही है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम क्लोरीन की देखें तो नेगेटिव है और यहां पर जाके 0 हो जाती है। तो चूंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग नहीं समझ सकते इतनी जल्दी, तो फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर आप देखोगे कि HCl है, HCl में क्या हो गया कि Cl से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ये आप देख रहे हो Cl से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यानी Cl यहां पर अलग हो गया है और इससे हाइड्रोजन चला गया। तो जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसका हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन। और यहां पर MnO2 जो है इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो हमने किसको देखा है, हमने केवल यहां पर एक चीज को पहचान लिया कि हमारे पास HCl है और HCl में Cl से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है
तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो अपचयन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी अपचयन हो जाता है। और इसके बाद फिर केवल इसमें दो चीज इस यूनिट में आपके लिए बची हुई हैं, तो वो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। देखिए इसके बाद बात आती है संक्षारण की, कि संक्षारण क्या है। देखिए संक्षारण जो है वो एक ऐसी क्रिया है, ये प्रायः धातुओं में देखने को मिलती है। जब धातुओं को खुले वातावरण में आर्द्रता के बीच छोड़ दिया जाए तो धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और उन पर नष्ट होने के कुछ स्पॉट्स यानी चकत्ते जैसे दिखाई देने लगते हैं, दूसरे रंगों के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, उनकी चमक धूमिल हो जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। तो नम वातावरण में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण एक विनाशकारी क्रिया है जो वर्तमान समय में हम लोगों के लिए काफी हार्मफुल सिद्ध होती है। जैसे मान लीजिए भवनों के निर्माण में लोहे का उपयोग होता है, पुल बनते हैं उनमें लोहे का उपयोग होता है, तो लोहे पर भी ये रस्टिंग की क्रिया होती है और बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिससे उस लोहे की लाइफ कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है और इमारतों का या पुलों के ढहने का जो समय है वो जल्दी आ जाता है, यानी वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। धातुओं के संक्षारण का एक बेस्ट एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और लोहे पर जब जंग लगता है तो उस पर भूरे रंग की एक परत हमें दिखाई देती है। वैसे जंग जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है और गैल्वेनी सेल बनने के कारण होती है। तो जो भूरे कलर की परत बनती है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी जब धीरे धीरे उसका इरोजन होने लगता है वो नमी को कंज्यूम करता है, यानी वातावरण से जल को कंज्यूम करता है और जल के साथ और वायु के साथ आयरन की जो ऊपरी परत है वो फेरिक ऑक्साइड .XH2O, इसके लिए हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये जो भूरे रंग की लेयर होती है इसका फार्मूला या Fe2O3.XH2O, इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत जब बन जाती है तो ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार में अगर हम आगे और देखें तो कापर में जो कापर की वस्तुएं होती हैं उन पर हरे हरे रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं, यानी हरे रंग का जंग उनके ऊपर लगता है। एल्युमिनियम के बर्तनों पर भी हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। एल्युमिनियम पर कुछ ज्यादा सफेद रंग के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं, तो रस्टिंग ऑफ एल्युमिनियम है या रस्टिंग ऑफ कापर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। इन सारी चीजों को हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं कि रस्ट को या मेटल्स के रस्टिंग को हम बचाते कैसे हैं। तो बचाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला साधारण तरीका जो है, इनकी जो सरफेस होती है उस पर तेल या ग्रीस वगैरह का हम लेप कर सकते हैं ताकि वाटर का जो कंटेंट है वो उसकी सरफेस को ज्यादा इफेक्टेड या प्रभावित ना कर सके। दूसरा एक काम इसमें हम और कर सकते हैं कि हम लोहे की इस टाइप की जो वस्तुएं हैं जो ज्यादा क्रियाशील हैं उन पर हम पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। नमी से बचाना खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन पेंट वगैरह अगर हम कर दें तब भी उनको सुरक्षित किया जा सकता है। और एक अन्य तरीका भी है कि जो अमूल्य वस्तुएं होती है, बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उन पर हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बाद अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता की। क्योंकि विकृत गंधिता का अर्थ होता है किसी गंध का विकृत हो जाना, यानी जो उसकी वास्तविक गंध है किसी भी पदार्थ की, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है या उसमें कोई विकृति आ जाती है तो उस गुण को हम यहां पर विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। और विकृत गंधिता जहां तक यहां हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं तो
ये हमें ऐसे पदार्थों में दिखने को मिलती है जो खास तौर से हम लोगों के भोज्य पदार्थ होते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजों को ऐसी अपने भोजन में प्रयोग करते हैं जो पैकेट बंद रूप में मिलती हैं, या हमारे घरों पे निर्मित होती है, या बाजार से हम मिठाइयाँ नमकीन वगैरह खरीदते हैं, या मार्केट से हम लोग चिप्स वगैरह या इस तरीके की जो खाने वाली चीजें हैं उन चीजों को खरीदते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो खाद्य पदार्थ है इनकी गंध विकृत हो जाती है, यानी उस पैकेट को, जैसे पैकेट खुला रह गया है, या हमारा जो खाने वाला पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, वो बहुत दिन पहले का बनाया हुआ है और बाद तक रखा हुआ है, तो उसमें एक दुर्गंध जैसी अजीब सी आने लगती है। और ये दुर्गंध जो है उन पदार्थों में प्रायः ज्यादा देखने को मिलती है जो किसी तेल या वसा के द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब जिनको बनाने में तेल या वसा का उपयोग किया जाता है। तेल या वसा से जो भी निर्मित पदार्थ हैं, इनके विकृतीकरण में या इनसे जो आने वाली दुर्गंध है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, और ये रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण से ही जुड़ी हुई है। ये अभिक्रिया भी किससे जुड़ी हुई है? ऑक्सीकरण से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से हमने संक्षारण में देखा कि संक्षारण भी एक तरह की ऑक्सीकरण क्रिया है, विकृत गंधिता भी ऑक्सीकरण क्रिया है। और ऑक्सीकरण क्रिया में आपने देखा होगा कि हमने आपको बहुत सी अभिक्रियाएं बताई हैं, परिभाषा आपको बताई है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है। तो जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्योंकि अपना जो वर्तमान एटमॉस्फेयर है या वर्तमान समय का जो वातावरण है, इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन प्रत्येक पदार्थ का डिस्ट्रक्शन करने के लिए, विघटन करने का काम करती है। इसीलिए पृथ्वी पर जो भी चीजें आज हम लोग देखते हैं, धीरे धीरे इनका लगातार डिस्ट्रक्शन होता है, यानी विघटन होता रहता है। तो इस डिस्ट्रक्शन के कारण या इस प्रकार के विघटन के कारण जो तेल या वसा से निर्मित चीजें हैं उनका वायु की ऑक्सीजन के द्वारा विघटन हो जाता है, उनके गुणों का परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसमें विशेष प्रकार की दुर्गंध हम लोग महसूस करते हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग चिप्स का पैकेट अगर खरीदते हैं तो उनमें चिप्स की मात्रा तो थोड़ी ही होती है। पैसे खरीद डालने के बाद एक बार लगता है कि यार इसमें है क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हमको लगता है कि हमारे पैसे बेकार चले गए। लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि वो बहुत समय तक के लिए उन बंद पैकेट में सुरक्षित रहते हैं। उनकी सुरक्षा का तरीका ये होता है कि उनको जब पैकेट में बंद किया जाता है तो पैकेट में जो भी ऑक्सीजन या दूसरी अन्य कोई गैस होती है उसको निष्कासित करके वहां पर एक निष्क्रिय गैस यानी कि नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, और नाइट्रोजन को भर देने से उस पैकेट के अंदर बिल्कुल उसको पैक कर दिया जाता है अच्छे ढंग से, ताकि उसमें बाहर से ऑक्सीजन ना उसे मिल पाए। यदि उस पैकेट में कोई छेद कर दिया जाए, यानी भरी हुई नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद उसमें सुरक्षित जो भी खाद्य पदार्थ है वो बहुत ही कम दिनों में विकृत हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, और उससे दुर्गंध जैसी आने लगेगी। तो मैं समझता हूं कि विकृत गंधिता भी आपको ये समझ में आया होगा। ये पाठ आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि हमें लगातार इस तरह का आपसे मोटिवेशनल प्राप्त होता रहे और हम लोग लगातार आपको अच्छा इस तरह से पढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।